हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम लोग इन डेप्थ देखने वाले हैं वो है सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसे हम लोग कॉमन इंटेंशन भी कहते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है और साथ में हम इसको इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। 10 दोस्त हैं और उनको पिकनिक जाना है। स्पॉट 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर इनका ऑब्जेक्ट है साथ में पिकनिक जाना, तो इन लोग कैसे वहां जाएंगे? क्या सारे लोग एक एक किलोमीटर की दूरी तय करेंगे? क्या 10 दोस्त आपस में एक एक किलोमीटर की दूरी तय करेंगे? या सारे के सारे 10 दोस्त एक साथ वहां पर पहुंचेंगे? अगर ऑब्जेक्ट है सभी को एक साथ पिकनिक पे जाना है, तो सभी को पूरी दूरी एक साथ तय करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपका पर्पस है कि आपके पास 4 लोग हैं, आपके पास 5 लोग हैं और आपको इनको खाना खिलाना है। तो आप कैसे खिलाते हो? क्या एक ही थाली सभी लोगों को दे देते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो उनमें से किसी की भी भूख नहीं मिटेगी। आपका पर्पस यही है, आपका पर्पस पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको हर किसी को एक थाली में खाना सजाकर देना पड़ेगा, तभी आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट पूरा होगा। वैसे ही जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसका एक पर्पस है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ये है कि जो भी अपराधी हैं, जो भी ऑफेंडर हैं, उनको पनिश करना। ये हमारे क्रिमिनल लॉ का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। तो जरा सोचिए कि अगर किसी अपराध की सजा 10 साल है और ये अपराध 10 लोगों ने मिलकर किया है, तो हमारा लॉ क्या करेगा? क्या वो ये करेगा कि इस 10 साल की सजा को 10 लोगों में बांट देगा? तो इस हिसाब से तो हर किसी को केवल 1 साल की ही सजा मिलेगी। या वो ये करेगा कि सभी 10 लोगों को 10 साल की सजा देगा? अगर वो ये करता है कि सभी में ये 10 साल की सजा बांट देता है, तो हमारे क्रिमिनल लॉ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, जो अल्टीमेट पर्पस है कि उसको अपराधी को जो दंड है वो देना है, उसको दंडनीय करना है, ये पर्पस फेल हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान है वो ये होगा कि इसमें लोग, आपराधिक जो प्रवृत्ति है लोगों में वो बढ़ती जाएगी। क्यों? सबको पता है कि 10 साल की अपराध की सजा है जो आपस में बंटने वाली है, तो क्यों ना कर ही देते हैं। नहीं भी करना तो भी कर देंगे। तो जहां पे 10 लोग करेंगे तो सजा बट जाएगी, सबको एक एक साल की सजा मिल जाएगी। और वहीं पर अगर 20 लोग कर देंगे तो और अच्छा। आपराधिक प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमारा जो कानून है, हमारी जो विधि है, उसका एक बड़ा सिंपल सा नियम है। और वो सिंपल सा नियम ये है कि अगर किसी अपराध को एक से ज्यादा लोग करते हैं, तो आप यही मानकर सजा दो जैसे कि अपराध उन सभी में से हर एक ने अलग अलग किया है। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। मैंने स्टेटमेंट ये कहा कि जब कोई अपराध, हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिमिनल लॉ का? अपराधी को दंडनीय करना, दंडित करना। इस पर्पस को कैसे पूरा किया जाएगा? तो पर्पस ऐसे पूरा किया जाएगा कि अगर किसी अपराध को एक से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, तो जो हमारा कानून है वो यही मान के सजा देगा जैसे कि अपराध हर किसी ने अकेले किया हो। तो होगा क्या? अगर किसी अपराध की 10 साल की सजा है और इसको 10 लोग भी करते हैं, तो माना यही जाएगा कि उन 10 ने वो अपराध अकेले अकेले किया है। यानी कि इस 10 साल की सजा की लायबिलिटी हर किसी की बन जाएगी। और इस तरीके से हमारा जो पर्पस है क्रिमिनल लॉ का, ऑब्जेक्ट है, वो पूरा हो जाएगा। क्लियर? अब ये नियम बड़ा सिंपल है जो मैंने आपको बताया, मगर इस नियम के लिए, इस रूल के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक धारा है, दैट इज सेक्शन नंबर 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसी को कॉमन इंटेंशन कहते हैं।
अब जो मैंने आपसे कहा था कि हम इस टॉपिक को एक नए तरीके से और एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। व्हाट इज कॉमन इंटेंशन? अभी मैं आपको सेक्शन 34 नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना। मैं आपको कॉमन इंटेंशन बता रहा हूं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले है कॉमन और फिर है इंटेंशन। कॉमन मतलब क्या होता है? वो चीज जो शेयर होती है, जो चीज शेयर होती है उसे कॉमन कहा जाता है। जैसे कि ए और बी दो भाई हैं, दोनों के पास एक ही शर्ट है और ये दोनों ही इस शर्ट को पहनते हैं, तो ये शर्ट हो गई कॉमन। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ हो कि एक व्हाइट शर्ट है जो कि ए के पास भी है और एक व्हाइट शर्ट बी के पास भी है, तो ये सेम तो है मगर कॉमन नहीं है। सेम और कॉमन में अंतर होता है। जितने भी एडवोकेट्स हैं उन सबके पास ब्लैक कोट है, तो वो सेम है, सिमिलर है, एक सा है, एक जैसा है। एक ही नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक सा और एक ही। तो यहां पर ए और बी के पास जो शर्ट है वो एक सी है, एक ही नहीं है। तो इसीलिए हम किसी भी चीज को कॉमन तब कहेंगे जब वो चीज शेयर हो रही हो। जो चीज शेयर नहीं हुई वो कॉमन नहीं है। और याद रखना, मैं कॉमन इंटेंशन को, कॉमन को अलग बता रहा हूं और इंटेंशन को अलग बताऊंगा, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे तो कॉमन इंटेंशन पता चल जाएगा। तो पहले कॉमन पढ़ रहे हैं, मैंने कॉमन का मतलब क्या बताया? वो चीज जो शेयर हो जाए वो कॉमन हो जाती है। पॉइंट नंबर वन। अब आते हैं कि इंटेंशन क्या होता है। व्हाट इज इंटेंशन? इंटेंशन इज फोर नॉलेज प्लस डिजायर। क्या? फोर नॉलेज प्लस डिजायर। ये डेफिनेशन भी आपको देखने नहीं मिलेगी, बट समझो क्या है। फोर नॉलेज एंड डिजायर इज योर इंटेंशन। इंटेंशन को हिंदी में कहते हैं आशय। आशय। फोर नॉलेज मतलब होता है पूर्व ज्ञान। क्या? पूर्व ज्ञान। और डिजायर का मतलब होता है आपकी इच्छा। ये आपको याद रखना है। तो आपका आशय क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन? फोर नॉलेज एंड डिजायर इज योर इंटेंशन। अब इसको भी समझते हैं कि फोर नॉलेज क्या होता है और डिजायर क्या होता है। फोर नॉलेज मतलब ये, कोई चीज मुझे जो पहले से पता है वो मेरा फोर नॉलेज है। कानून का, विधि का एक नियम यहां पर सुन लो। कोई भी लॉ हमेशा ये मान के चलता है कि आप जो कर रहे हो उसका प्रोबेबल रिजल्ट आपको पता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर लॉ ये मान के चलता है कि आप जो कर रहे हो उसका प्रोबेबल रिजल्ट, जो उसका परिणाम हो सकता है, वो आपको पता है। दिस इज कॉल्ड फोर नॉलेज। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, आप एक पत्थर उठा के उसके सर पे मार देते हैं और आप कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मर जाएगा। क्या कानून मानेगा? कानून इस बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि नियम मैं बता चुका हूं। कानून हमेशा यह मान के चलता है कि जो भी आप कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, यह आपको पता है। इसलिए कानून फोर नॉलेज प्रिज्यूम करता है। आप देखो आईपीसी में एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, विकृत चित्त है, पागल है, उसके कृत्य को अपराध नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वहां पर वो अपवाद बन जाता है। जो नियम सब पर लागू होते हैं वो नियम वहां पे लागू नहीं होता। कानून वहां ये नहीं मानता, ये प्रिज्यूम नहीं करता कि एक विकृत चित्त व्यक्ति को, एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को उसके एक्ट का रिजल्ट पता है, तो वो उसका अपवाद बन जाता है। मगर जब व्यक्ति सामान्य है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, छोटा बच्चा नहीं है, तो कानून नियम अप्लाई करता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसका प्रोबेबल रिजल्ट तुमको पता है। तो अगर आपने किसी व्यक्ति के सर पे पत्थर मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मर जाएगा। आप नहीं कह सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि कानून मान के चल रहा है कि आपको अपने कृत्य का रिजल्ट, परिणाम
पता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, इंटेंशन, इंटेंशन क्या होता है, फोर नॉलेज प्लस डिजायर। तो फोर नॉलेज तो आपके दिमाग में है, डिजायर, व्हेन योर फोर नॉलेज इज सपोर्टेड विद डिजायर, इट बिकम्स योर इंटेंशन। जब आपका पूर्व ज्ञान, जब आपके पूर्व ज्ञान को आपकी इच्छा का समर्थन मिल जाता है तो वो आशय बन जाती है। अब आप बोलोगे सर इच्छा ये कैसे पता चलती है, तो यहां पर इच्छा को पता करने का तरीका भी आपको बता देता हूं। इच्छा हमेशा कृत्य से पता चलती है, डिजायर कैसे पता चलता है, एक्शन से पता चलता है। एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि आपने, एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ था, आपने रिवॉल्वर उठाया और उसके सर पे गोली मार दी, वो मर गया। या एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ था, आपने खूब बड़ा पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया और वो मर गया। एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, आपने उसको एक चांटा मारा, वो जमीन पर गिरा, उसका सर पत्थर से टकराया और उसकी डेथ हो गई। इन दोनों एग्जाम्पल में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है, उस व्यक्ति को इंजरी कॉज करने वाले आप ही हो, दोनों में इंजरी सर पे ही हो रही है और दोनों में इंजरी पत्थर से ही हो रही है, वो व्यक्ति मर भी जाता है। मगर यहां पर एक एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है, उसमें आपने मर्डर कॉज किया है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड। वो तो हम देखेंगे कि वो अमाउंटिंग टू मर्डर कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बट कल्पेबल होमिसाइड तो वो है। मगर दूसरे एग्जाम्पल में वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड कोई चीज तब होती है जब आपका इंटेंशन हो डेथ कॉज करने का। इंटेंशन मतलब होता क्या है, फोर नॉलेज एंड डिजायर। डिजायर हमेशा एक्शन से पता चलता है, डिजायर हमेशा एक्शन से पता चलता है। दूसरे एग्जाम्पल में मेरा एक्शन चांटा मारने का है, तो क्योंकि चांटा मारने से कभी कोई व्यक्ति मर नहीं सकता, इसलिए चांटा मारने से कभी किसी का डिजायर डेथ कॉज करने का हो ही नहीं सकता। पहले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मैं पत्थर ही उठाकर मार रहा हूं, पत्थर किसी के सर पे अगर व्यक्ति मार देता है तो वहां पर डेथ हो जाएगी, या डेथ होना करीब करीब तय हो जाएगा। तो एक्शन से डिजायर पता चलता है, जब तक कोई एक्शन नहीं किया गया तब तक डिजायर पता चल ही नहीं सकता। और इसीलिए जब आप स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ते हो तो उसमें इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो सिर्फ दिमाग में है, जब तक आपने कुछ किया नहीं तब तक पता नहीं चल सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। इसलिए इंटेंशन कभी भी पनिशेबल नहीं होता, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। इंटेंशन जब भी पता चलने लगे, अगर साबित हो सके तो इंटेंशन भी पनिशेबल हो जाएगा, मगर साबित नहीं हो सकता, इसलिए इंटेंशन पनिशेबल भी नहीं होता। इसीलिए किसी व्यक्ति का इंटेंशन अगर आपको जानना है तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि फोर नॉलेज और उस व्यक्ति का डिजायर। फोर नॉलेज क्या, अब अपने एग्जांपल में पुट करते हैं इसको। किसी व्यक्ति के सर पे पत्थर मार देने से व्यक्ति मर जाएगा, ये फोर नॉलेज नहीं, ये तो लॉ प्रिज्यूम करता है आपको आपके इस एक्ट का रिजल्ट पता होगा। ये फोर नॉलेज है, प्रिज्यूम कर लिया लॉ ने। और आपके इस एक्शन ने, क्या आपने पत्थर सच में उठा के उसके सर पे मार दिया, ये आपका डिजायर बताता है, और दोनों मिल गए तो बन गया इंटेंशन। आपका पूर्व ज्ञान और आपकी इच्छा, इच्छा कैसे पता चली, आपके एक्शन से पता चली, दोनों मिल गए बन गया इंटेंशन। और इसीलिए जब भी आप इंटेंशन लिखा देखो, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन इज फोर नॉलेज प्लस डिजायर। हर चीज के बारे में कानून प्रिज्यूम करके चलता है कि आपको आपके एक्शन का रिजल्ट पता है, तो रिजल्ट तो पता है पहले से, अब आपने एक्शन भी कर दिया, ऐसा एक्शन जो कि आपको पता था कि यही रिजल्ट निकलेगा, इसका एक्शन कर दिया, डिजायर साबित हो गया, दोनों मिल गए, बन गया इंटेंशन। अब आगे बढ़ जाते हैं यहां से। मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने कहा कॉमन एक वर्ड है और इंटेंशन एक वर्ड है, दोनों के मिला देंगे बन जाएगा कॉमन इंटेंशन। कॉमन आपको पहले ही बता दिया, जो चीज शेयर हो जाती है वो कॉमन है। और इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज प्लस डिजायर, दोनों मिल जाएंगे तो कॉमन इंटेंशन बन जाएगा। देख लो क्या शेयर हुआ, आपका नॉलेज और आपका डिजायर। जितने भी लोग उस कार्य को कर रहे थे उन सबको पता था
कि इस कार्य का रिजल्ट क्या हो सकता है, इस कृत्य का परिणाम क्या हो सकता है। सबको पता थी कि ऐसे करने से वो व्यक्ति मर जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर एक, कि एक व्यक्ति है, ए उसके पैर पकड़ा है, बी उसके हाथ पकड़ा है, सी उसका गला दबा रहा है। तो वहां पर जितने भी लोग हैं, ए बी सी, उन सबको पता है कि ये कृत्य करने से, ये व्यक्ति या ऐसा कृत्य करने से कोई व्यक्ति मर सकता है। ये पूर्व ज्ञान हो गया, पहले से पता है, पूर्व ज्ञान। और उनने ऐसा कर भी दिया, ये उनका डिजायर शो करता है, इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन क्या हो गया, जब शेयर होता है, क्या शेयर होता है, योर नॉलेज, योर फोर नॉलेज एंड योर डिजायर टू डू दैट ऑफेंस। जब ये शेयरिंग हो जाती है तो ये बन जाता है कॉमन इंटेंशन। और इसीलिए कानून इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तुम उसके पैर पकड़े थे या हाथ पकड़े थे, वही बेसिक ऑब्जेक्ट याद रख लो। सबको पिकनिक जाना तो सब साथ में जाएंगे, तभी ऑब्जेक्ट पूरा होगा। कल को जिसने पैर पकड़े थे और जिसने हाथ पकड़े थे, वो ये नहीं बोल सकता उसकी जो डेथ हुई है वो तो सांस रुकने से हुई है, सांस क्यों रुकी, गला दबा दिया था, मैं तो हाथ पकड़ा था, मैं तो पैर पकड़ा था। वो ये डिफेंस नहीं ले सकते। अगर वो ये डिफेंस ले पाते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि फिर उनको केवल उतनी ही सजा मिलती जितनी हाथ पकड़ने की या पैर पकड़ने की होती। हो सकता थोड़ा बहुत पेन कॉज हो गया हो तो वो हर्ट में चला जाएगा, क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या। मगर सेक्शन 34 यहां पे रोल में आ जाता है। सेक्शन 34 यही कहता है कि अगर किसी अपराध को एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है तो हम सजा यही मान के देंगे, हम यही मानेंगे जैसे कि अपराध हर व्यक्ति ने अकेले अकेले किया हो। यानी कि उस अपराध के लिए अब हर व्यक्ति पूरी पूरी सजा के लिए लायबल हो जाता है। यह सेक्शन नंबर 34 है। हालांकि इसके एलिमेंट्स अभी हमने नहीं देखे। अभी तो हमने एक टर्म पकड़ा कॉमन इंटेंशन, दोनों को पढ़ लिया कि कॉमन मतलब शेयर हुआ है। क्या शेयर हुआ है, नॉलेज एंड डिजायर शेयर हो गया। ये अपने आप में इतना इतना बड़ा शेयरिंग है, इतनी बड़ी शेयरिंग है ये अपने आप में, कि हर व्यक्ति बराबर लायबल हो जाएगा, भले ही उसने कुछ भी छोटे से छोटा एक्ट क्यों ना किया हो। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ये मैंने आपको कॉमन इंटेंशन बताया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझ लो। लोग कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इनके बीच में जो फैक्चुअल डिफरेंसेस हैं वो तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। आपने पढ़े भी होंगे कि ये 34 में है, वो 149 में है। इसमें दो ही लोग पर्याप्त हैं, उसमें पांच या पांच से अधिक लोग होने चाहिए। इसमें कोई भी अपराध हो सकता है, उसमें 141 के अपराध होने चाहिए। ये रूल ऑफ एविडेंस है, वो सब्सटेंटिव ऑफेंस है। यहां पर पार्टिसिपेशन जरूरी है, वहां पे पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। ये तो डिफरेंस हर जगह लिखे हुए मिलते हैं, मगर इसमें से कोई भी कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। इसमें से ऐसा एक भी डिफरेंस नहीं है जो कंसेप्ट समझाता हो आपको। हम वो पॉइंट यहीं पर डील करेंगे, और इसीलिए मैंने आपको कॉमन इंटेंशन पहले ही बता दिया। देख लीजिए, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ये है सेक्शन नंबर 34 और ये है 149। फैक्चुअल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, कई जगह लिखे मिल जाएंगे, बट कंसेप्ट समझ लो। यहां पे कॉमन लिखा हुआ है, यहां पे भी कॉमन लिखा हुआ है। इसका मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या, शेयरिंग। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज शेयर हो रही है। मगर क्या है, यहां पे इंटेंशन शेयर हो रहा है और यहां पे ऑब्जेक्ट शेयर हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इंटेंशन और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ जाएं तो हम कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में भी अंतर समझ जाएंगे। कॉमन तो दोनों में सेम है, कॉमन तो दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है शेयरिंग। मगर यहां पे जो चेंज है वो है इंटेंशन और ये है ऑब्जेक्ट। तो इतना ही तो है, हमको बस पता चल जाए कि इंटेंशन क्या होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो वो भी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इंटेंशन का मतलब तो समझा चुका आपको, नॉलेज, फोर नॉलेज प्लस डिजायर, यानी कि पूर्व ज्ञान प्लस इच्छा।
ये आपको ध्यान रखना है। अब समझो, जब मैं आपसे कहता हूं पूर्व ज्ञान, यानी कि सबको पहले से ज्ञान तो था, डिजायर, यानी यहां पर एक्शन भी शेयर हो गया। अभी एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट मतलब होता है अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। अल्टीमेटली क्या अचीव करना है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जो फाइनली जहां हमको पहुंचना है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। सिंपल सी, मैंने क्या बात बोली, जहां पर डिजायर शेयर करने की बात आ गई, डिजायर आपके एक्शन से पता चलता है। इस पॉइंट को बस समझो अच्छे से। इच्छा या डिजायर कैसे पता चलता है? एक्शन से पता चलता है। ठीक है। तो जैसे हमारा पर्पज है कि कोई मिस्टर एक्स है, उनकी मूवी लगी हुई है। इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया, तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस पॉइंट को समझ लीजिए। मिस्टर एक्स एक सुपरस्टार, एक हीरो है, और उनकी मूवी लगी हुई है। और अचानक मिस्टर एक्स ने कोई बयान दे दिया, देश के खिलाफ, जनता के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, और किसी धर्म के लोग या देश की जनता वहां पर पहुंच रही कि आपने ऐसा बयान कैसे दिया। ठीक है। अब समझो, दो एग्जांपल दूंगा, दोनों में डिफरेंशिएट करना। पांच लोग हैं, A B C D E, दोनों में लेते हैं ABCDE। पांच लोग हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहां पर पांच लोग बोलते हैं कि मिस्टर एक्स ने देश के खिलाफ ये भाषण दिया है, हम इनकी मूवी को नहीं लगने देंगे। तो ए, तुम जाओ और मॉल के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। बी और सी, तुम पत्थर मारना। डी और ई, तुम लॉक लगा देना, कोई अंदर ही ना जा पाए। ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल ये कि एक भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने कहा कि हम मिस्टर एक्स की मूवी नहीं लगने देंगे। पांचों वहां पर गए। कुछ डिसाइडेड नहीं था, एक्शन डिसाइडेड नहीं था। यहां पे एक्शन डिसाइड था, कौन पत्थर मारेगा, कौन आग लगाएगा, कौन दरवाजे बंद करेगा। एक्शन भी यहां पर प्लान में आ गया था। एक्शन भी यहां पर शेयर हो गया था, कॉमन इंटेंशन। मगर यहां पर यह तय नहीं हुआ कि कौन क्या करेगा, क्या एक्शन क्या करेगा तय नहीं हुआ। बस अल्टीमेट रिजल्ट तय हो गया कि यह करना है। ये पांचों की भीड़ वहां पे जाती है। ए पत्थर मारता है, बी सी आग लगाते हैं, डी जो है जो भी डिसाइड किया था वो लोग कर देते हैं। यहां पर किसको क्या करना डिसाइडेड तो नहीं है, बट वहां पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि किसी ने पत्थर मारा होगा, किसी ने दरवाजे लगाए होंगे, किसी ने आग लगाई होगी, किसी ने लोगों को भगाया होगा, धमकियां दी होंगी। यहां पर डिसाइड एक्शन डिसाइडेड था, किसको क्या करना है। मतलब ना सिर्फ ये डिसाइडेड था कि हमको क्या अचीव करना है, बल्कि यह भी डिसाइडेड था कि कैसे अचीव करना है। कॉमन इंटेंशन यही होता है। एक्शन भी आपने डिसाइड कर लिया, एक्शन भी आपने प्लान में शामिल कर लिया, कॉमन इंटेंशन। मगर जहां पे आपने सिर्फ रिजल्ट आपको पता है कि वो ये अचीव करना है, कॉमन ऑब्जेक्ट, वहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट तय हुआ है, वहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट फिक्स हुआ है। मगर यहां पर ना सिर्फ ऑब्जेक्ट फिक्स हुआ है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को किस एक्शन से अचीव करना है यह भी फिक्स हो गया। यही तो होता है इंटेंशन। जहां पे इंटेंशन आपका कॉमन बन गया, कॉमन इंटेंशन सेक्शन नंबर 34। और जहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट तय हुआ है, वो आपका 149। तो याद रख लेना, वैसे और डिफरेंसेस है, बट ये जो टर्म है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, इसके बीच में डिफरेंशिएशन बताया है मैंने आपको। अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 34 और 149 का डिफरेंस है, नहीं। ये टर्म का डिफरेंस समझो, ये कंसेप्ट का डिफरेंस समझो। शेयरिंग तो दोनों में हो रही है। यहां पे रिजल्ट और रिजल्ट को अचीव करने का तरीका भी तय हो रहा है, कॉमन इंटेंशन। वहां पे सिर्फ रिजल्ट तय हो रहा है, कॉमन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिजल्ट वही बस तय हुआ, फिर उसका किसने क्या किया क्या फर्क पड़ता है। ये 149 है कॉमन ऑब्जेक्ट, ये है सेक्शन नंबर 34। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा? हम लोगों ने
एक वर्ड देखा कॉमन इंटेंशन, तो हमने कॉमन का मतलब समझा शेयरिंग, इंटेंशन का मतलब समझा फॉर नॉलेज प्लस डिजायर। डिजायर पता कैसे चलता है? एक्शन से पता चलता है। कॉमन अगर हो गया, फॉर नॉलेज और डिजायर, शेयरिंग हो गई, कॉमन इंटेंशन, और फिर हमने कॉमन ऑब्जेक्ट भी समझ लिया, दोनों में डिफरेंस समझ लिया। अब हम वापस नियम पर आ जाते हैं। नियम क्या है? नियम ये कहता है कि अगर कोई एक अपराध, कोई एक ऑफेंस जो है वो कई सारे लोगों ने मिलकर एक साथ किया है, तो हम उन सभी को ये मानकर सजा देंगे कि अपराध उनमें से हर किसी ने अकेले अकेले किया है, यानी कि उस अपराध जो किया गया है उसका जो जो सजा है वो अब हर किसी को अकेले अकेले दी जा सकती है, उसमें किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं होगा। क्लियर? मगर ये बात इतनी आसान भी नहीं है। इसमें 34 में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिनकी पढ़ाई हमको करनी है, वो भी हम आगे करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो वीडियो है जो हम वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 34, देखते हैं कि सेक्शन नंबर 34 कब अप्लाई होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स के पूरे होने पर 34 लगेगा। कई बार आप लोगों ने ये लिखा हुआ देखा होगा 302 रेड विथ 34, 302 रेड विथ 34। तो इससे अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि जब भी 34 लगा हुआ होगा इसका मतलब वो अपराध एक से ज्यादा लोगों ने किया होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई यहीं पर। दूसरी चीज ये क्लियर हो गई कि सारे लोगों ने कोई एक अपराध किया होगा, वो अपराध कौन सा होगा? तो वो सामने लिख दिया 302, ऐसे ही पढ़ा जाता है 302 रेड विथ 34। 302 काय की सजा है? मर्डर की सजा है। तो ये अपराध किया होगा और 34 मतलब एक से ज्यादा लोगों ने किया होगा, और उन सब ने मिल करके उस कृत्य को जो है किया है, उस अपराध को किया है। ये एक चीज हो गई। अब देखते हैं क्या क्या हो जाने पर सेक्शन 34 लगेगा। तो सेक्शन 34 की जो डेफिनेशन है, जो कॉमन इंटेंशन के लिए लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 34 में, वो क्या है? लिखा है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, बाय सेवरल पर्संस in furtherance of, in furtherance of common intention of all। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 ले देके 2 2.5 लाइन की ही तो वो डेफिनेशन है, उसमें से भी उस डेफिनेशन का हर वर्ड करीब करीब अपने आप में एक एलिमेंट है, और ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, then each of them is liable as if the offense is committed by him alone। वो जब कोई आपराधिक कृत्य, जब हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा, सेवरल पर्संस, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, डन किया जाता है, उन सभी के, ऑल, उन सभी के कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय, उन सभी के सामान्य आशय को फर्दरेंस, अग्रसर करने के लिए, फर्दरेंस मतलब अग्रसर करना। जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा उन सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तो माना जाएगा कि जैसे अपराध हर किसी ने अकेले किया हो, हैज डन बाय हिम अलोन, ईच ऑफ देम डन बाय ईच वन ऑफ देम अलोन। ये एलिमेंट्स है, ये तो रिजल्ट है, हमको समझना ये चीजें हैं। अब एक एक करके हम ये सारे एलिमेंट्स को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, याद रखना मैंने डन अलग लिखा है एलिमेंट में, ऑल अलग लिखा है एलिमेंट, वो अपने आप में एक एलिमेंट है, तो क्या कर सकते हैं? तो ये समझिए,
क्रिमिनल एक्ट सबसे पहला एलिमेंट है ना, क्रिमिनल एक्ट। अब समझो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मिस्टर एक्स अपने घर में सो रहे हैं। मिस्टर एक्स अपने घर में सो रहे हैं। ए, बी और सी ये तय करते हैं कि आज रात को जब मिस्टर एक्स सोएंगे तो हम उनके घर में जाकर के उनको मार डालेंगे। तो जब रात हुई, मिस्टर एक्स सो रहे थे। ए किसी खिड़की से जाता है, बी छत से जाता है और सी दरवाजा तोड़कर जाता है। पता तो है नहीं कि मिस्टर एक्स कहां सो रहे हैं। तो तीनों जाते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग रूम्स में। उसमें से बी को मिस्टर एक्स मिल जाते हैं और बी मिस्टर एक्स को मार डालता है और फिर तीनों वहां से लौटकर आ जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, या थोड़ा सा और समझने के लिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मिस्टर एक्स जब सो रहे थे तो ए, बी और सी साथ में वहां पहुंचते हैं। ए पैर पकड़ता है, बी हाथ पकड़ता है और सी गला दबा देता है। अब यहां पर अगर आप ब्रॉडली देखो, यहां पे लिखा है क्रिमिनल एक्ट। यहां पर तीन एक्ट हुए हैं। कौन कौन से? एक हाथ पकड़ने का, एक पैर पकड़ने का और एक गला दबाने का। ये तो तीन एक्ट हो गए, मगर जो कंक्लूजन निकला है वो है डेथ। वो है डेथ। तो सवाल ये है, जब लिखा हुआ है ना क्रिमिनल एक्ट इज डन, तो ये जो क्रिमिनल एक्ट जो किया गया है, ये धारा 34 कौन से क्रिमिनल एक्ट की बात कर रही है? हाथ पकड़ने वाले, पैर पकड़ने वाले, गला दबाने वाले इंडिविजुअल एक्ट्स की बात कर रही है, या वो जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आ गया है डेथ का, उसकी बात कर रही है ना? क्रिमिनल एक्ट इज डन। तो क्रिमिनल एक्ट कौन सा? देखो, हाथ पकड़ना भी क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, हर्ट है। पैर पकड़ना भी क्रिमिनल फोर्स है, हर्ट है, वो भी अपराध है, क्रिमिनल एक्ट तो वो भी है। गला दबाना तो क्रिमिनल एक्ट है ही। वो मर गया। सवाल यह है कि यहां पर जो इंडिविजुअल एक्ट्स हो रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट उसके लिए कहा गया है या वो जो अल्टीमेट डेथ हो गई है उसके लिए कहा गया है? याद रखना कि जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आ गया है, ये क्रिमिनल एक्ट वर्ड उसके लिए यूज किया गया है ना। क्रिमिनल एक्ट इज डन, तो यहां पर क्या हो गया? क्रिमिनल एक्ट बात कर रहा है वो जो डेथ हो गई है उसकी, ना क्रिमिनल एक्ट। तो क्रिमिनल एक्ट के लिए है जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आ गया। आगे आगे आते हैं, अगला हमारा एलिमेंट है डन। ठीक है, डन से पहले हम लोग एक और एलिमेंट देखते हैं, सेवरल पर्संस। एक से अधिक लोग अगर हैं तो सेवरल मतलब अपराध एक से ज्यादा लोगों ने किया है। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट डन, हमने रिजर्व करके रखा है, वो हम देखने वाले हैं। बाय सेवरल पर्संस। सेवरल पर्सन मतलब एक से अधिक लोगों ने अपराध किया है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये अपने आप में अपने आप को समझा रहा है क्या, कि एक से ज्यादा लोग हैं। तो पूरे जो हमने एलिमेंट्स यहां पर निकाले हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये हमने एलिमेंट्स निकाले हैं। इसमें से हमने क्रिमिनल एक्ट पढ़ लिया। क्रिमिनल एक्ट क्या बताया? जो रिजल्ट निकल के आ गया उसके लिए क्रिमिनल एक्ट बोला है। अगली बात हमने पढ़ ली, सेवरल पर्संस, एक से अधिक लोग ने अपराध किया है। दो एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब हम आ जाते हैं डन पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डन किया जाता है। तो देखो, ये बहुत जरूरी है किसी के भी ऊपर 34 लगने के लिए। किसी के भी ऊपर, मैं किसी के ऊपर क्यों बोल रहा हूं? कि अपराध करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर 34 लगे, इसके लिए जरूरी है उसने कुछ ना कुछ किया हो। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया तो 34 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 30 से 34 वॉन्ट्स पार्टिसिपेशन। ये जो डन वर्ड लिखा है,
डन मतलब क्या होता है? कुछ करना। इसीलिए आप जितने भी लोगों पे 34 लगा रहे हो, ये जरूरी है कि उनने कुछ किया हो, उनने पार्टिसिपेट किया हो उस ऑफेंस में, उस ऑफेंस को करने में उसने पार्टिसिपेट किया हो, कुछ किया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना किया, इंपॉर्टेंट है किया। अब इसको समझो। बरेंद्र कुमार घोष, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, केस लॉ। इस केस में हुआ क्या? इस केस में हुआ ये कि पांच लोग थे, पांचों ने आपस में ये तय किया कि भाई हमारे एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है उसमें उसको हमको लूटना है, ठीक है, डकैती करनी है। चलिए ठीक है। एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहता है ये देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा। चार लोग अंदर चले गए और वहां पर पोस्ट मास्टर से कहा कि जितने पैसे रखे हैं सब निकालो। पोस्ट मास्टर ने देने से पैसे मना कर दिया। इनमें से किसी एक ने उठाया रिवॉल्वर और उसको मार डाला। हुआ ये कि ये चार लोग तो चले गए खिड़की से भागकर, पकड़ गया वो व्यक्ति जो कि बाहर खड़ा था। When a criminal act is done, मैं डन समझा रहा हूं आपको। डन का मतलब है कुछ किया हो। क्या किया है, कितना किया है, कैसे किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुमने पार्टिसिपेट किया हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब बरेंद्र कुमार घोष, ये जो बाहर व्यक्ति खड़ा था, ये बरेंद्र कुमार घोष था, इसको पकड़ लिया। बाकी चार जिनने मारा, जिनने लूटा, वो तो चले गए, ये पकड़ गया। अब जब इसको बोला कि तुम्हारे ऊपर 302 लगेगा क्योंकि तुम्हारे साथी ने अंदर पोस्ट मास्टर को मार डाला, वो बोलेगा मैं तो वो बोलता है मैं तो बाहर खड़ा था। मगर कोर्ट ने कहा कि डन, तुम कुछ तो कर रहे थे ना। जब हम 34 की बात करते हैं, जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, तो मैं पहले ही आपको बता चुका कि क्या किया, कैसे किया, कितना किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो किया। तुम अंदर नहीं गए ये बात अलग थी, तुमने मारा नहीं ये बात अलग था। अब उस हिसाब से आप देखो, जो एबीसी वाला एग्जांपल हमने लिया है, अगर उसमें हाथ और पैर पकड़ने वालों ने तो वैसे कोई अपराध किया ही नहीं। अगर हम डेथ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उनने थोड़ा डेथ कॉज करी है, डेथ तो उसने कॉज करी जिसने गला दबाया। मगर जिसने हाथ पकड़ा, जिसने पैर पकड़ा, बल्कि वो व्यक्ति भी, मान लीजिए एक और दोस्त हो जो कि बाहर खड़ा होता केवल ये देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा, उसकी भी उतनी लायबिलिटी बनती जितना गला दबाने वाले व्यक्ति की बन रही है। बरेंद्र कुमार घोष बाहर खड़ा था, पकड़ा गया। जब 302 के लिए उस पर चार्ज लगाया गया, सजा देने लगे, तो बोला कि मैं थोड़ी ना मारा था। कोर्ट ने कहा तुम कुछ तो कर रहे थे, डन। हालांकि ये केस इतना आसान नहीं है, इसमें दो तीन पॉइंट्स और आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस पॉइंट पर मैंने आपको यह केस समझा दिया। किस पॉइंट पर? कि भाई कुछ तो कर रहे थे, भले ही देखो, मैंने जब आपको 34 का ऑब्जेक्ट बताया था, तब मैंने आपको यह बात बोली भी थी कि अगर सजा को बांटने लगे तो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी। आप देखो, मिस्टर बरेंद्र कुमार घोष भले ही बाहर खड़ा हुआ है, मगर वो लोग जो अंदर हैं उनको बल मिल रहा है, उनकी प्रवृत्ति को बल मिल रहा है कि है तो एक जन जो बाहर खड़ा हुआ है, हमको बता देगा, अगर कोई आने वाला होगा तो हमको जो है इन्फॉर्म कर देगा। ये बल मिल गया, इस बल के कारण उन्होंने वो अपराध कर दिया। इसलिए तुम्हारी भी लाइबिलिटी वही बनेगी जो उनकी बन रही है। ये डन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बरेंद्र कुमार घोष बताया। हालांकि अभी और इसके हम डील करने वाले हैं इसी केस को किसी और पॉइंट्स पर। अब तो हमने क्या देखा? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, क्रिमिनल एक्ट, जो अपराध, जो रिजल्ट आ गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, डन किया जाता है। और ये बहुत साफ शब्दों में बता दिया कि उसने क्या किया है, नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे किया है। अब आप देखो,
बरेंद्र कुमार घोष में तो वो बाहर खड़ा था, जहां अपराध हो रहा है वो खड़ा भी नहीं था वहां पर। तो कैसे किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितना किया है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ तो किया हो तुमने, तो इससे फर्क पड़ जाएगा, 34 लग जाएगा। ये ध्यान रख लेना। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा लोगों ने अपराध किया है। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो। ये जो सेक्शन नंबर 34 का जो प्रिंसिपल है, ये जिस केस लॉ से निकल के आया है, वो है आर वर्सेस क्रूज। आर वर्सेस क्रूज। इस केस में हुआ क्या था? इस केस में यह हुआ था कि एक दोस्त पुलिस वालों से भागकर अपने दोस्तों के आया है। उसके चार दोस्त ठहरे हुए थे, वो इनके पास आया और पीछे पकड़ते हुए उसको पुलिस भी वहां पर आ गई। इसने अपने चार दोस्तों से कहा कि देखो पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, तुम लोग मुझे बचाओ, और ये पीछे के दरवाजे से भाग गया। इन चार दोस्तों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इन चार दोस्तों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, और इस फायरिंग में एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई। चारों को पकड़ लिया। अगेन क्या हुआ? जिस जिन जिन तीन लोगों ने नहीं मारा था, उनने कहा कि हमारी गोली थोड़ी लगी है। आर वर्सेस क्रूज कोर्ट ने 34 का नियम, जिसको हमने 34 में यूज किया, वो इसी केस में दिया था। कोर्ट ने कहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी गोली लगी, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सब वही कार्य कर रहे थे जो वो व्यक्ति कर रहा था जिसकी गोली लगी। तुम कुछ अलग नहीं कर रहे थे। अगर एक ही गोली लगी है तो बी, सी और डी भी वही कर रहे थे जो ए कर रहा था। अगर एक ही गोली नहीं लगती तो बी की लग जाती, बी की नहीं तो सी की। आप फायरिंग कर रहे हो तो गोली तो लगेगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी गोली लगी, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम वही करना चाहते थे जो वो व्यक्ति करना चाहता था जिसकी गोली लग गई। कॉमन इंटेंशन। क्लियर? तो आर वर्सेस क्रूज के ये फैक्ट्स हैं। When a criminal act is done by several persons, अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है कई लोगों के द्वारा, ये फर्दरेंस में किया है। फर्दरेंस मतलब, फर्दरेंस मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अग्रसर करने के लिए। अग्रसर करने के लिए। अब क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अग्रसर मतलब फर्दर करना। बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, होता है आगे बढ़ाना। फर्दरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे बढ़ाना। तो आप देखो, ये कंसेप्ट को समझ लीजिए आप। इस ए ने गला दबाया, बी पैर पकड़ा था, सी हाथ पकड़ा था। तो वास्तव में बी और सी के एक्शन से डेथ नहीं हुई, डेथ हुई है ए के एक्शन से। मगर बी और सी का जो एक्शन है वो ए के एक्शन को अग्रसर कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। इन फर्दरेंस, फर्दरेंस मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे बढ़ाना। तो यहां पर बी और सी का जो एक्शन है ना, हाथ और पैर पकड़ने का, अगर हो सकता है बी और सी उसके हाथ पैर नहीं पकड़ते तो वो भाग जाता। मगर ए के इस गला दबाने के एक्शन को तुमने फर्दर कर दिया। इसलिए मैंने कहा, डन में आपको बता दिया था कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम जो भी कर रहे हो वो उस मेन कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने के लिए कर रहे हो। तुमने हाथ क्यों पकड़े? कि वो गला अच्छे से दबा पाए। तुमने पैर क्यों पकड़े? कि वो गला अच्छे से दबा पाए। बरेंद्र कुमार घोष बाहर क्यों खड़ा था? कि चोरी अच्छे से हो जाए अंदर। मैंने कहा था कि उस केस को मैं फिर से रेफर करूंगा। तो फर्दरेंस, ये वही बात आती है यहां पर कि तुम कर तो रहे थे। उसने क्या बोला कि मैं तो बाहर खड़ा था, मगर तुम बाहर खड़े होकर भी कुछ कर रहे थे। तुम डन, वो जो डन लिखा है वो समझ लिया, मैं कुछ तो कर रहे थे।
और इस डन से क्या हो रहा था कि वो जो अंदर गए थे ना चार लोग, उनका जो उनका मनोबल तुमने बढ़ा दिया, उनके जो उनने कृत्य किया है उसको तुम आगे बढ़ा रहे थे, तभी तो बाहर खड़े थे। उनको विश्वास था इस बात का कि तुम बाहर खड़े हुए हो, इसका मतलब अगर कुछ भी होता है तुम इन्फॉर्म कर दोगे। तुमने उनके कार्य को अग्रसर करने के लिए बाहर खड़े थे, तो डन भी हुआ और फर्दरेंस भी हो गया। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो उस व्यक्ति पे 34 नहीं लगेगा। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो, प्री में आता है। सवाल यह है कि क्या सेक्शन नंबर 34 में ओवर्ट एक्ट साबित करना पड़ता है? ओवर्ट एक्ट मतलब क्या किया? ओवर्ट एक्ट मतलब क्या होता है कि तुमने एक्चुअली में क्या किया, क्या यह साबित करना होता है? नहीं। अब यहां पे समझो, तुमने क्या किया यह साबित नहीं करना होता, तुमने कुछ तो किया यह साबित करना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हाथ पकड़े थे कि पैर पकड़े थे। तुम हाथ नहीं भी पकड़ते, जिसने हाथ पकड़े थे वो पैर पकड़ लेता, और जिसने पैर पकड़े थे वो हाथ पकड़ लेता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या किया, हमको तो इस बात से मतलब है कि तुमने कुछ तो किया। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। तो 34 के लिए याद रख लेना, बहुत ही गोल्डन लाइन दे दी है मैंने आपको कि क्या किया, कैसे किया, कितना किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कुछ तो किया, और जो किया उससे उस कॉमन इंटेंशन को तुमने आगे बढ़ा दिया। ये बात आपको समझना है। फर्दरेंस का मतलब होता है अग्रसर करना, आगे बढ़ाना। तो देखते हैं, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ, चार एलिमेंट्स देख लिए हमने। फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल एक्ट मतलब क्या होता है? जो रिजल्ट मिल गया। डन, क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे किया नहीं पड़ता फर्क, कितना किया फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुमने कुछ तो किया, इससे फर्क पड़ता है। और जो कुछ भी तुमने किया वो क्यों किया? जो तुम्हारा कॉमन इंटेंशन था उसको आगे बढ़ाने के लिए किया। ठीक है? और ये एक से ज्यादा लोगों के द्वारा किया गया है, तो सेवरल पर्संस और फर्दरेंस, चार एलिमेंट हो गए। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, अब ये तो हम पहले ही समझ चुके कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। कॉमन मतलब जो चीज शेयर हो जाए वो कॉमन हो गई। और इंटेंशन मतलब क्या होता है? इंटेंशन मतलब होता है फोर नॉलेज प्लस डिजायर। तो जब लोगों का ज्ञान और उनकी इच्छा, इच्छा कैसे बदलती? सबने एक्शन किया ना, जिसने हाथ पकड़ा उसने हाथ पकड़ा, जिसने पैर पकड़े उसने पैर पकड़े, जिसने गला दबाया उसने गला दबाया, कुछ तो किया। इच्छा साबित हो रही है। अगर तुम चाहते कि वो व्यक्ति ना मरे तो तुम छोड़ देते उसके हाथ। अगर तुम चाहते कि वो व्यक्ति ना मरे तो छोड़ देते उसके पैर। तुम पैर पकड़े रहे, तुम हाथ पकड़े रहे, तुम्हारी इच्छा थी कि वो मर जाए। तो देखो क्या शेयर हो रहा है? फोर नॉलेज एंड डिजायर, यानी कि पूर्व ज्ञान और इच्छा। ये याद रख लेना है आपको, ये शेयरिंग हो रही है। बट ये पॉइंट इतना छोटा नहीं है, इसमें और चीज समझने वाली है। अब देखो क्या समझने वाला है। कॉमन इंटेंशन, ये वर्ड का मतलब तो आप समझ गए। अब एक चीज और समझो, कॉमन इंटेंशन क्रिएट कैसे होता है? क्या कॉमन इंटेंशन क्रिएट कैसे होता है? इसको हम लोग कहते हैं प्री अरेंज्ड प्लान। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया था। प्लानिंग, प्री, पहले से, अरेंजमेंट हो गया है, प्लानिंग हो गई है। प्री अरेंज्ड प्लान इज कॉल्ड कॉमन इंटेंशन। ये एक तरह का हम बोल सकते हैं तरीका है जिससे कि कॉमन इंटेंशन क्रिएट होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वो वर्डिंग्स का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। कॉमन इंटेंशन वास्तव में आपने शेयरिंग कैसे करी? प्री अरेंज्ड प्लान, पूर्व नियोजित योजना,
पूर्व नियोजित पूर्व नियोजित योजना। प्री अरेंज प्लान को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व नियोजित योजना। कैसे आपने ये जो आपने आशय को जो आपने साझा किया है, कॉमन इंटेंशन क्रिएट किया है, ये कैसे किया है? पूर्व नियोजित योजना से किया है। ये एक चीज हो गई। अब यहां से एक चीज और समझो। प्री अरेंज प्लान, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि ए, बी और सी तीन लोग हैं जो कि एक्स को मारने के लिए गए। ए ने गला दबाया, बी और सी ने हाथ पैर पकड़े। ऐसा करने से पहले जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने प्लानिंग करी थी कि हाँ, आज रात को जब वो सोएगा तब हम जाकर के उसको मार देंगे। ये प्री अरेंज प्लान हो गया। इस प्री अरेंज प्लान से, इस पूर्व नियोजित योजना से क्या हो गया? कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो गया। गए जाकर के मार दिया। सबकी लाइबिलिटी वैसी ही होगी जैसे उसकी हुई जिसने गला दबाया। क्लियर हुई बात? अच्छा, अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एबीसी प्लानिंग कर चुके थे और प्लानिंग करके घर में गए थे। अब एक और एग्जाम्पल सुनो। एक्स अपने घर में सो रहा है। एक्स की लड़ाई ए से भी है और बी से भी है। बी के मन में भी है कि मैं एक्स को मारूंगा और ए के मन में भी है कि मैं एक्स को मारूंगा। रात को ए एक्स के यहां जाता है खिड़की से और बी एक्स के यहां जाता है छत से, और दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। ना ये ए को पता है कि बी यहां पर है और ना बी को पता है कि ए यहां पर है। दोनों एक्स के कमरे में एक साथ पहुंचते हैं। एक पहुंचता है खिड़की की तरफ से और एक पहुंचता है दरवाजे से। एक पहुंचता है सर की तरफ से और एक पहुंचता है दरवाजे से। जब तक यहां नहीं पहुंचे तब तक इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, और जब तक ज्ञान साझा ना हो तब तक कॉमन इंटेंशन बन नहीं सकता। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो पता ही नहीं था कि ये दोनों घर पे हैं। मगर जैसे ही इसके घर में पहुंचे, एक सर की तरफ खड़ा था और एक पैर की तरफ खड़ा था, और जो सर की तरफ खड़ा था उसने इशारा किया। बोला नहीं, कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बस एक इशारा कि तुम पैर पकड़ो और मैं गला दबा देता हूं। बी जो कि पैरों की तरफ था उसने पैर पकड़ लिए और ए ने गला दबा दिया। तो मेरा सवाल अब यह है, क्या यहां पर भी सेक्शन नंबर 34 का रोल आएगा? क्या यहां पर भी पैर पकड़ने वाले को हम उसी तरह डील करेंगे जिसने गला दबाया? क्या 34 यहां पर लागू होगा? 34 लागू हो जाएगा। कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि शेयरिंग ऑफ माइंड हो गई। प्री अरेंज प्लान बन गया, प्लान बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लान कब बना है, शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल में इन दोनों को एक दूसरे के बारे में शुरू में तो नहीं पता था, मगर घटना स्थल पे पहुंचने के बाद इनके बीच में साझा हो गया, शेयरिंग हो गई। पता चल गया, रात को आए हो, किसी घर में आए हो, उसके पास खड़े हो, तो कुछ अच्छा काम तो नहीं करने वाले होगे, मारने ही आए होगे ना। और इशारा हो गया कि तुम पैर पकड़ो, मैं यहां से गला दबा रहा हूं। शेयरिंग हो गई, पैर पकड़ा, यहां इसने गला दबाया। दोनों की लायबिलिटी वैसी ही बन जाएगी जैसे कि उसमें से हर किसी ने अपराध को अकेले किया हो। अब बी यहां पे बोलता है कि हमारी कोई प्लानिंग थोड़ी ना थी, हम तो जानते तक नहीं थे एक दूसरे को, हमको नहीं पता था कि ये कौन है, वो तो हम वहां पहुंचे दिख गया। तो यहां पर क्या बी का ये कहना माना जाएगा? क्या बी के ऊपर 34 का प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा? नहीं। याद रखना, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या? ऋषिदेव पांडे, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो कॉमन इंटेंशन है वो घटना स्थल पर भी बन सकता है। देखो मैंने क्या क्या बातें बोली आपसे। जो कॉमन इंटेंशन है वो घटना स्थल पर भी बन सकता है। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा घटना स्थल पर भी बन सकता है, और इसके अलावा
एक बात और कि यहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो, शब्दों का उपयोग हो, यह जरूरी नहीं है। शब्दों का उपयोग जरूरी नहीं है। तो यहां पर जो इशारा हुआ है उससे ही कॉमन इंटेंशन फ्रेम हो गया। घटना, स्पर ऑफ द मोमेंट, क्या? स्पर ऑफ द मोमेंट, द कॉमन इंटेंशन कैन बी क्रिएटेड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये कोर्ट ने कहा ऋषिदेव पांडे में। तो यहां पर criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, या for common intention of all। ये क्या हो गया? ये हमारे एलिमेंट्स थे। क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन को हमको डेप्थ में देखना पड़ेगा। देख लो, कॉमन इंटेंशन आपको मैंने बता दिया। कॉमन मतलब होता है शेयरिंग, जो चीज शेयर हुई वो कॉमन हुई। इंटेंशन मतलब फॉर नॉलेज प्लस डिजायर। ये पॉइंट नंबर 1 बताया मैंने आपको। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन इंटेंशन कैसे होता है? प्री अरेंज्ड प्लान। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ऋषिदेव पांडे का केस। ऋषिदेव पांडे में क्या बोला कोर्ट ने? ऋषिदेव पांडे में कोर्ट ने यह कहा कि द कॉमन इंटेंशन कैन बी क्रिएटेड एट स्पर ऑफ द मोमेंट। और यहां पर एक बात और सुन लो कि यहां पर प्री अरेंज प्लानिंग के लिए, याद रखना, प्री अरेंज प्लानिंग के लिए वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है। आप केवल अपने कंडक्ट से या अपने एक्शन से ही कॉमन इंटेंशन क्रिएट कर सकते हो। इतनी सारी बातें हमको, 4 पॉइंट्स हमको पता चले कॉमन इंटेंशन के बारे में। अब यहां से और आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है कॉमन इंटेंशन और एक होती सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर को सेम भी बोल सकते हो। जनरली हमको सिमिलर बोलना चाहिए, कभी कभी सेम भी लिखा मिल जाता है। तो ये बात भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कॉमन मतलब एक ही, और सिमिलर मतलब एक सी। एग्जाम्पल क्या दिया था कि भाई जितने भी वकील है सबके पास ब्लैक कोट है, तो वो एक ही नहीं है, वो एक सी है। एक सा होने में और एक ही होने में अंतर होता है। अगर सभी वकील एक ही कोट पहने तो वो एक ही हो जाएगा, तो वो कॉमन हो जाएगा। मगर एक नहीं है, सबके पास उनका अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नहीं हुआ, ये सिमिलर हो गया या सेम हो गया। तो याद रखना 34 कब लगता है? कॉमन इंटेंशन में लगता है, सिमिलर इंटेंशन में नहीं लगता। एग्जाम्पल से समझो। ए और बी, अभी एग्जाम्पल दिया था ना कि अलग अलग एक्स से घर में घुसते हैं। ए को ये नहीं पता कि बी यहां पर है, बी को ये नहीं पता कि ए यहां पर है। ठीक है। अच्छा, अब ए ने भी रिवॉल्वर से पिस्तौल जो है गोली चलाई, और बी ने भी गोली चलाई। यहां पर दोनों एक्स को मारने आए थे। एक यहां पर एक सी एक्टिविटी करने आए थे, एक ही एक्टिविटी करने नहीं आए थे। इसको एक ही हम तब बोलते जब इनके बीच में शेयरिंग ऑफ माइंड हो गया होता। ये एक ही काम करने नहीं आए थे, ये एक सा काम करने आए थे। ए भी एक्स को मारने आया था और बी भी एक्स को मारने आया था। ये आपको समझना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। अब यहां पर मान लो ए की गोली सर पे लगती है और बी की गोली एक्स के पैर पे लगती है, और दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। अब आप सोचिए कि क्या जिसकी गोली पैर पर लगी है उसका भी वही अपराध बनेगा जिसका वो अपराध बना जिसने सर पे गोली मारी? ए की गोली सर पे लगी है, बी की पैर पे लगी है। दोनों को एक दूसरे के होने का अंदाजा नहीं था, एक दूसरे के होने की मालूमात नहीं थी। अब अगर पुलिस दोनों को पकड़ लेगी तो देखो दोनों एक
सा काम करने गए थे, एक ही काम करने नहीं गए थे। इसीलिए जो ए ने किया है उसकी सजा ए को, और जो बी ने किया है उसकी सजा बी को, क्योंकि ए की गोली सर पे लग गई तो एक को जो है उसके ऊपर 302 लगेगा, और क्योंकि इसकी गोली जो है वो पैर में लगी है तो इसमें वो ग्रेवियस हर्ट में जा सकता है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर में जा सकता है, क्योंकि पैर पे गोली लगने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। तो अपराध कौन सा बनेगा? वो अटेम्प्ट टू मर्डर बन सकता है, 307 बन सकता है वो। ठीक है, तो यहां पर दोनों का अपराध अलग अलग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें शेयर नहीं हुई थी। अब आप समझ रहे हो कि इस पूरी धारा का जो मेन मुद्दा है वो ये कॉमन वर्ड है। कॉमन कोई चीज तभी होती है जब शेयरिंग हो जाए। इस एग्जाम्पल में चीजें शेयर नहीं हुई थी, इसीलिए भले ही दोनों ने गोली चलाई, बट ए का कृत्य अलग माना जाएगा, अलग सजा अलग धाराएं। बी का कृत्य अलग माना जाएगा, अलग धाराएं अलग सजा। अब एग्जाम्पल चेंज कर लो थोड़ा सा। ए और बी जब एक्स के घर में घुसते हैं तब ए और बी को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, मगर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों एक दूसरे को दिख जाते हैं। पता चल गया कि ये भी मारने आया, ये भी मारने आया है। अब जाते हैं दोनों किसी कमरे में या उसके कमरे पे निशाना लगाते हैं, और एक की गोली लगती है सर पे और एक की लगती है पैर पे। अब क्योंकि चीजें शेयर हो चुकी हैं तो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि किसकी गोली सर पे लगी और किसकी गोली पैर पे लगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि चीजें शेयर हो जाएं, प्री अरेंज्ड प्लान बन जाए, वो एक ही हो ना कि एक सी हो, वो कॉमन हो ना कि सिमिलर हो। और ये डिफरेंस जो है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बताया महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर में। महबूब शाह, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में क्या हुआ? बड़ी सिंपल सी बात है, केस के फैक्ट्स को समझना। ये सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। ये एक खेत है, खेत के बगल में एक तालाब बना हुआ है। इस खेत में ए और बी दोनों कुछ काम कर रहे हैं। इनका एक रिश्तेदार है सी, जो कि इस तालाब में नहा रहा है। यहां से एक नाव आती है चलते हुए, और तालाब में जो जड़ी बूटियां उसको तोड़ना चालू कर देते हैं। उस नाव में 3 लोग बैठे हुए थे, एक नाव चला रहा था और 2 लोग जो हैं वो जड़ी बूटियां तोड़ रहे थे। सी जो कि यहां पे नहा रहा है वो कहता है कि ये तालाब हमारा है, इसमें जो जड़ी बूटियां लगी हैं वो हमारी हैं, तुम लोग मत तोड़ो। इन तीनों ने कहा कि तुम अपना काम करो, हमको हमारा काम करने दो। यहां से लोग जड़ी बूटियां तोड़ते हुए आगे बढ़ गए, और 5 मिनट के बाद फिर से लौट कर आए, फिर से जड़ी बूटियां तोड़ने लगे। सी ने फिर से मना किया कि ये मत करो, ये हमारा तालाब है, जड़ी बूटियां हमारी हैं। तो जो व्यक्ति नाव चला रहा था उसने अपनी पतवार से सी को मारना चालू कर दिया। सी ने यहां से आवाज लगाई, बचाओ। यहां जो इसके 2 रिश्तेदार खेत में काम कर रहे थे उन्होंने सी की आवाज सुनी और देखा कि ये तीनों जो हैं वो सी के ऊपर हमला कर रहे हैं, पतवार से मार रहे हैं उसको। तो यहां से ए दौड़ा और यहां से बी दौड़ा। दोनों के पास रिवॉल्वर थी, दोनों ने अपनी अपनी रिवॉल्वर निकाली और निशाना लगा दिया। ए की गोली जाके लगी के को, और बी की गोली जाके लगी के 1 को। 2 लोगों की गोलियां अलग अलग लोगों को जाके लगती हैं, ये फैक्ट है। ए ने जिसको मारा था वो मर गया, बी ने जिसको मारा था वो जिंदा रह गया। ये मेन फैक्ट है केस के, कि 2 लोग 2 अलग अलग लोगों पे हमला कर रहे हैं। एक ने जिसको मारा वो मर गया, दूसरे ने जिसको मारा वो जीवित है, उसको केवल हर्ट हुआ या वो अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। मगर जिसकी गोली से व्यक्ति मरा था ए, जिसकी गोली से व्यक्ति मरा है, ए भाग गया, कभी हाथ नहीं आया। पकड़ा कौन गया? बी। और बी की गोली से जिसको, बी के रिवॉल्वर से जिसको गोली लगी थी वो बचा था। अब कोर्ट कोर्ट ने इसको 302 की सजा दी। बोला कि भाई क्योंकि उसने मारा था, शेयरिंग कॉमन इंटेंशन,
उसने उसको मारा, वो मर गया, तो तुम्हारी भी लाइबिलिटी उतनी बन जाएगी। मगर जब अपील हुई, तो अपील में कोर्ट ने क्या कहा? अपील में कोर्ट ने यह कहा कि कॉमन इंटेंशन के लिए यह जरूरी होता है कि चीजें शेयरिंग हो। अब इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ, ऐसा कब हुआ कि चीजें शेयर हो गई हो? ए और बी दोनों ने गोली चलाई, सही बात है। इसकी गोली से किसी को चोट लगी, इसकी गोली से किसी को चोट लगी, ठीक है, समझ में आता है। पॉइंट ये थोड़ी ना है। 34 का पॉइंट ये है कि आप तो ये बता दो कि शेयरिंग कब हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं शेयरिंग नहीं हुई, कहीं इन दोनों में से किसी को पता नहीं चला कि वो क्या करने वाला और मैं क्या करने वाला हूं। ना ए को और ना बी को शेयरिंग तो हुई नहीं। शेयरिंग नहीं हुई मतलब कॉमन नहीं हुई वो चीज, और कॉमन नहीं हुई तो सबकी लायबिलिटी अलग अलग बन जाएगी। पिछले एग्जांपल में क्या हुआ था? ए ने एक्स को मारा था अलग, उसको बी के बारे में कुछ नहीं पता। बी ने अलग मारा था, उसको ए के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, चीजें साझा नहीं हुई, शेयरिंग नहीं हुई चीजों की। तो इसीलिए सबकी लायबिलिटी केवल उनके कृत्यों की रहती है। यहां पर शेयरिंग नहीं हुई, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भाई जिसकी जो लायबिलिटी है उसके ही एक्ट की लायबिलिटी बनेगी। ए ने जिस व्यक्ति को मारा है उसकी लायबिलिटी बी की नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि शेयरिंग नहीं हुई। अब इसको दूसरे तरीके से समझो। मान लीजिए जैसे ही यहां पर जो सी नहा रहा था वो चिल्लाता कि मुझे बचाओ, यहां पर ए और बी खड़े हुए थे, और जैसे ही आवाज सुनते बी के पास दो रिवॉल्वर थी, बी एक रिवॉल्वर निकालता और ए की तरफ फेंक देता। अब एक रिवॉल्वर ए के पास, एक रिवॉल्वर बी के पास। अब क्या होता? अब 34 लग जाता बी के ऊपर भी, भले बी के द्वारा मारा गया व्यक्ति नहीं मरता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने, अभी आपको पहले ही बता दें कि शेयरिंग होना जरूरी है। कैसे शेयरिंग हुई ये जरूरी नहीं है। ये रिवॉल्वर फेंक के देना अपने ही आप में एक रीजन है चीजों को शेयर करना। भाई रिवॉल्वर क्यों फेंक के दी है? कि उसको यूज करो, शेयरिंग हो गई। यही बरेंद्र कुमार घोष में भी हुआ था। जो अंदर चार लोग गए थे उसमें से एक ने जो बंदूक थी उसका इस्तेमाल कर लिया था। तो कोर्ट ने कहा कि तुम भले ही बाहर खड़े थे, मगर तुमको ये मालूम तो था ना कि जो चार लोग अंदर गए हैं उनमें से एक के पास बंदूक है। और बंदूक क्यों रहेगी? बंदूक रहेगी तो इस्तेमाल भी तो करी जाएगी, क्यों लेके गए वरना बंदूक? तो तुमको ये बात पता थी, जो उसने बात बोली थी ना, मैंने इसी पॉइंट पे कहा था कि फिर से रेफर करूंगा। बरेंद्र कुमार घोष में उसने ये बोला कि मुझे थोड़ा ना पता था कि वो मार डालेंगे। कोर्ट ने कहा बंदूक थी तो काय के लिए लेके गए थे? तुमको पता था, शेयरिंग हो गई थी, इसलिए उनके द्वारा मारे गए व्यक्ति के लिए भी लायबिलिटी तुम्हारी बन जाएगी। ये बरेंद्र कुमार घोष था। और यही बात कोर्ट ने यहां बोली कि इस पूरे केस में शेयरिंग कहीं नहीं हुई, इसलिए दिस वॉज नॉट अ कॉमन इंटेंशन, इट वॉज अ सिमिलर इंटेंशन। और जब सिमिलर इंटेंशन होता है तो लायबिलिटी हर व्यक्ति की केवल उसके कृत्य की बन जाती है। ये कॉमन इंटेंशन कंसेप्ट है। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ, और लास्ट हमारा एलिमेंट है ऑल। याद रख लेना, जो कॉमन इंटेंशन है वो सभी का होगा। जिन जिनका वो कॉमन इंटेंशन होगा, लायबिलिटी सिर्फ उन्हीं की बनेगी। जिनका वो इंटेंशन नहीं होगा, वो शेयरिंग नहीं हुई होगी, उनकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। एक एग्जांपल समझो, बड़ा सिंपल सा। ए बी सी डी चार लोग हैं, प्लान बना, प्री अरेंज प्लान, एक्स को जाके मारेंगे। ए बी सी डी रात को जाते हैं, जाकर के एक्स को मार डालते, लायबिलिटी सबकी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सबके बीच में प्री अरेंज प्लान हो चुका था, कॉमन इंटेंशन सबके बीच में हो चुका था। सही बात है। दूसरा एग्जांपल सुनो। ए प्लानिंग के बाद जब प्लानिंग हो गई तो ए को लगता है कि बी सी और डी जो है ये इस प्रवृत्ति के हैं कि हो सकता है कि एंड टाइम पे भाग जाए। जैसी मान लीजिए एक्स की नींद खुल जाएगी तो ये तीनों भाग जाएंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मगर मारना तो कन्फर्म है, मारना ही है मेरे को। चारों जन जाते हैं, होता बिल्कुल यही है। एक्स की नींद खुल जाती है और बी सी और डी डर जाते हैं, है वहीं पर।
मगर इस डर से बचने के लिए ए ने अपने पास एक रिवॉल्वर रख लिया था जिसके बारे में बी, सी और डी को नहीं पता था। जैसे ही एक्स उठा, बी सी डी तो डर गए, मगर ए ने निकाला रिवॉल्वर और मार दिया। अब चारों को पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है, क्या बी, सी और डी के ऊपर 34 लगेगा? क्या ए ने जो रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके मार डाला है एक्स को, क्या इसकी लाइबिलिटी बी, सी और डी की बनेगी? द आंसर इज नो, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि 34 तो तब लगता है जब शेयरिंग हो, जब पता ही नहीं कि रिवॉल्वर है, तो रिवॉल्वर के इस्तेमाल के बारे में भी नहीं पता। इसलिए इस एग्जाम्पल में रिवॉल्वर से मारना प्री अरेंज प्लान का हिस्सा नहीं था। रिवॉल्वर से मारने की शेयरिंग नहीं हुई थी। ए ने रिवॉल्वर निकाल के मार दिया, लाइबिलिटी यहां पर बी, सी और डी की नहीं बनेगी, ए की बस बन जाएगी। अब आप बोलोगे सर नहीं, वो तो ऐसा नहीं होता, हमने देखा है कि सबकी लाइबिलिटी हो जाती है। हाँ, हो जाती है, क्योंकि ये बात साबित नहीं हो पाती कि इन बी, सी और डी को नहीं पता था कि रिवॉल्वर है। अगर इन लोग ये बात साबित कर दें कि हमको सच में नहीं पता था कि रिवॉल्वर है उसके पास, तो इनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। बट क्योंकि ये साबित ही नहीं कर पाते इस चीज को, इसलिए लाइबिलिटी बन जाती है। एक और एग्जांपल देख लो। मान लीजिए रिवॉल्वर के होने के बारे में ए और बी दोनों को पता होता और सी और डी को नहीं पता होता, तो रिवॉल्वर के इस्तेमाल के लिए ए और बी लायबल हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में शेयरिंग हो गई है, इससे उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी। बी की लाइबिलिटी यहां पे बन जाएगी, भले ही बी ने रिवॉल्वर का इस्तेमाल ना किया हो। इंपॉर्टेंट यहां पर एक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट एक्शन से पहले एक और चीज है, वो है शेयरिंग। जिसके बीच में शेयरिंग हो गई, अब तुम वहां खड़े हो तो खड़े होना भी वहां पर एक कृत्य है, अपराध तो तुम्हें सपोर्ट तो तुम कर ही रहे हो। तो यहां पे ए और बी लायबल हो जाएंगे। सी और डी अगर साबित कर देते हैं कि हमको नहीं पता था कि रिवॉल्वर है, तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। इसके अलावा एक और चीज देख लो। एक एग्जाम्पल और है कि ए, बी, सी और डी जाते हैं एक्स को मारने के लिए, और चारों अलग अलग कमरों में जाते हैं एक्स को ढूंढने के लिए। बी को एक्स मिल जाता है, बी एक्स को मार डालता है। ए मीनवाइल चोरी कर लेता है, एक्स के घर से चोरी कर लेता है। सी और डी किसी दूसरे कमरे में गए थे, वहां पर एक्स की सर्वेंट थी, उसका रेप कर लेते हैं। तो देखो किस लिए गए थे, किस लिए गए थे? मारने गए थे एक्स को, और एक्स को बी ने मारा भी। मगर मीनवाइल हुआ क्या? ए ने चोरी भी कर ली, सी और डी ने रेप भी कर लिया। अब सवाल यह है कि चोरी भी हुई है, मर्डर भी हुआ है, थेफ्ट भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है और रेप भी हुआ है, और चार लोग थे। और मैंने आपसे कहा है कि अगर कॉमन इंटेंशन है तो लाइबिलिटी सबकी बन जाएगी। तो सवाल यह है कि जो ए, बी, सी और डी है, इनमें से किस किस की कौन कौन सी लाइबिलिटी बनेगी? तो देखो, मर्डर जो अपराध है ना, उसकी लाइबिलिटी सबकी बन जाएगी, क्योंकि वो अकेली ऐसी चीज है जो ऑल, सबका कॉमन इंटेंशन है। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ऑल में 34 लगेगा। तो ये देखो, चारों की लाइबिलिटी मर्डर की बन जाएगी। मगर थेफ्ट, वो सबका कॉमन इंटेंशन नहीं था। तो जिसने, जब कॉमन इंटेंशन नहीं होता, तो नियम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस जिसका जो जो भी एक्ट होगा, उसकी सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ए ने चोरी करी है, चोरी की लाइबिलिटी सिर्फ ए की। सी और डी ने रेप किया है, रेप की लाइबिलिटी सिर्फ सी और डी की। मगर मर्डर की लाइबिलिटी सबकी, क्योंकि वो कॉमन इंटेंशन सबके बीच में था, किसी ने भी कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना है। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, then each of them is liable as if the offense is committed by him alone. जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तो माना जाएगा जैसे कि अपराध उसमें से हर व्यक्ति ने अकेले किया हो। यही नियम है 34 का। सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए, हमने केस भी देखा, किस केस से 34 निकल के आया, आर वर्सेस क्रूज। हमने देखा कि डन में बरेंद्र कुमार घोष तुमने क्या किया है, कैसे किया है, कितना केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और
कॉमन इंटेंशन शेयरिंग जो हुई है वो किस तरीके से हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर देखा, हमने देखा कि सेम और सिमिलर में, सिमिलर और कॉमन में अंतर होता है। और हमने ऋषिदेव पांडे देखा, जहां पे हमने देखा कि कॉमन इंटेंशन कैन बी क्रिएटेड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, घटना स्थल पे ही बन सकता है वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 दिन पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत हो सकता है काम। आपने सपोर्ट कैसे किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ करके भी सपोर्ट कर सकते हो, कुछ ना करके भी सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करना चाहिए, उसको फर्दर करना चाहिए, फर्दर मतलब आगे बढ़ाना। आपका कुछ करना भी किसी अपराध को सपोर्ट कर सकता है, और कुछ ना करना भी अपराध को सपोर्ट कर सकता है। तो याद रखना है, जब ये सारे एलिमेंट्स पूरे होंगे तो सेक्शन नंबर 34 लग जाएगा। और इसीलिए जब आप लोग पढ़ते हो 302 रेड विथ 34, तो अब आपको पता चलेगा कि 34 क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो अपराध, वो जो उनके मन में फोर नॉलेज, पूर्व ज्ञान और इच्छा थी, फोर नॉलेज और डिजायर था, उसकी शेयरिंग हो चुकी थी, और सबने उस क्रिमिनल एक्ट को करने में पार्टिसिपेट किया था। इसलिए क्या हो जाएगा, 34 यहां पर लिख गया। ये आपको समझना है। अगली बात ये कि सेक्शन नंबर 34 अपने आप में कोई अपराध नहीं है। 34 धारा कभी अकेले नहीं लग सकती किसी व्यक्ति पर। 34 धारा कभी अकेले नहीं लग सकती। इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, एक चीज ये है। इसके अलावा एक चीज और हमको समझना है, ये जॉइंट लाइबिलिटी का रूल है। क्या? जॉइंट लाइबिलिटी। इट इज अ रूल ऑफ जॉइंट। देखो जॉइंट क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, सबको ज्वाइन करके लाइबिलिटी बन रही है ना, तो जॉइंट लाइबिलिटी का रूल है। ये रूल ऑफ एविडेंस है। इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ, इट इज नॉट अ नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये अपने आप में कोई अपराध नहीं है, ये अपराध, ये साक्ष्य का एक नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें पढ़ी सेक्शन नंबर 34 के लिए। और इसके अलावा मैंने आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में कंसेप्चुअल डिफरेंस भी बता दिया। बाकी जो फैक्चुअल डिफरेंसेस है वो आपको कई जगह लिखे मिल जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिए कि भाई कॉमन इंटेंशन 34 में है, कॉमन ऑब्जेक्ट 149 में है। यहां पर 2 लोग भी पर्याप्त हैं, वहां पर 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए। यहां पर कोई भी अपराध हो सकता है, वहां पे 141 में जो अपराध मेंशन किए हैं वो अपराध होने चाहिए। ये अपने आप में जो है रूल ऑफ एविडेंस है, ये अपने आप में कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, बट 149 अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। 34 में पार्टिसिपेशन जरूरी है, कुछ ना कुछ डन लिखा है ना, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। मगर 149 में कुछ नहीं भी करोगे तब भी लाइबिलिटी बन जाएगी। ये है कॉमन ऑब्जेक्ट का नियम। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने सेक्शन नंबर 34 में देखे, उसके एलिमेंट्स देखे। हमने आर वर्सेस क्रूज देखा, हमने मरेंद्र कुमार घोष देखा, हमने ऋषिदेव पांडे देखा, हमने महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पर देखा। ये सारे हमने केस लॉज भी देख लिए। इसके अलावा ये इन डेप्थ हमने पोर्शन को डील किया। प्री, मेंस और इंटरव्यू में सेक्शन नंबर 34 को हमने पूरे तरीके से कवर कर लिया। अब आपको अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हैं इन डेप्थ, तो आप टॉपिक लिख करके हमको कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।